यूपीएससी की आंसर की को लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ है. सो आई थॉट, why not study a little bit in detail on it and try and figure out the reality. You know, in the age of social media, the reality is often hidden so deep behind propaganda that it becomes very difficult. And your job as an aspirant is also to be smart enough to figure it out. है ना? अगर अभी स्मार्टली काम नहीं करोगे तो बाद में तो घंटा कर पाओगे. तो पहले मैं ब्रीफली बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ प्रोपेगेंडा या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ज़बरदस्ती सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी को गालियाँ दे रहे हैं. देर आर सर्टन एरियाज वेर देर आर प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं है एक्यूरेट है सब कुछ, इनएक्यूरेसीज हैं, बट उसके साथ साथ जहाँ पर एक्यूरेट है वहाँ पर भी उनको इनएक्यूरेट बोल दिया जा रहा है. नाउ इट डजेंट मैटर टू देम, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली फ़र्क स्टूडेंट को पड़ता है. अगर आप ऐसी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फैलाओगे एज अ टीचर इन एरियाज वे यू डू नॉट हैव एन एक्सपर्टीज ऑल्सो, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी ऊपर नीचे क्या होगी मुझे नहीं पता, बट स्टूडेंट का नुकसान होने वाला है, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. तो पहले मैं ब्रीफली बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 20 इन 2024 आंसर की वॉज डिलीटेड. क्वेश्चन नंबर 52 वॉज डिलीटेड. एंड देन क्वेश्चन 57 वॉज डिलीटेड. तीन डिलीट किए गए थे. समझेंगे क्यों डिलीट किए गए थे. उसके बाद कंट्रोवर्सी बहुत हो रही है क्वेश्चन नंबर 49 को लेके, और ये मैंने डिटेल में पढ़ा और मुझे समझ आया कि यूपीएससी ने जो आंसर दिया है वो सही है. मुझे डाउट था जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा कि भाई जो लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट बोल रहे हैं वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं. कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर टेक्निकलिटी है जिसको इग्नोर किया जा रहा है. व्हेन आई वेंट डीपर आई कुड ईजिली फाइंड इट आउट. 5 मिनट लगे इनफैक्ट ये सब चीज़ें ढूंढने में, थोड़ा सा दिमाग लगा. तो पहले मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताऊंगा कि ये क्यों करेक्ट है और जो आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बता रहे हैं वो क्यों गलत है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85. नाउ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन पॉलिटी, बट आई हैव टॉक टू सम पीपल हु आर गुड टीचर्स इन पॉलिटी, और दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन. दैट इज वाई सम पीपल आर सेइंग इट्स इनकरेक्ट, सम पीपल आर सेइंग इट्स करेक्ट. ये नहीं बोल रहे लोग डायरेक्टली कि ये करेक्ट है, ये नहीं, बट ये बोल रहे हैं कि ये इनकरेक्ट है. ये प्रूफ करना भी मुश्किल है. दिस कैन बी एन इंटरप्रिटेशन, और उस इंटरप्रिटेशन से करेक्ट भी हो सकता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेट्स डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको लेके सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसका सिविल सर्विस यूपीएससी ने एक आंसर दिया है और लोग बोल रहे हैं कि ये आंसर गलत दिया है, ऐसा कैसे दे दिया, गलत आंसर कैसे दे दिया. लेट मी क्लैरिफाई. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली है क्या इस क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज्ड बाय आरबीआई. तो सबसे पहला कीवर्ड हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये कीवर्ड है. तो हम इंटरनेशनल बात नहीं कर रहे, हम इंडिया की बात कर रहे हैं. वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, दैट इज द सेकंड कीवर्ड. तो हम फॉरेन बैंक्स को लेके जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनको पकड़ेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट दिए, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन बैंक्स बाय रूल्स मेड बाय आरबीआई. अब इसमें 2005 के कुछ रूल्स हैं, बट उसके बाद आफ्टर 2010, प्रॉब्ली इन 2013, डेट मेंशन नहीं है बट 2010 तक का मेंशनड है उसके अंदर चेंजेस. तो 2010 के बाद ही आए वो रूल्स. दोज आर द लेटेस्ट रूल्स ऑन फॉरेन बैंक्स. उनमें कुछ और मेंशनड है, सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है. बहुत सारे लोग 2005 के जो रूल्स हैं उनको उठा रहे हैं, उनको भी इनकम्प्लीट उठा रहे हैं, अज्यूम कर ले रहे हैं कि उनको बहुत इकोनॉमिक्स या फाइनेंस आती है, वहाँ पे वो गड़बड़ कर रहे हैं. देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट्स, फिर मैं आपको समझाता हूं कि जो आंसर दिया हुआ है वो सही क्यों है. फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज इन इंडिया. अब आरबीआई ने 2010 में बोला था कि जो भी फॉरेन बैंक्स 2010 के बाद इंडिया में सेटअप होंगे, दे कैन नॉट ओपन अ शॉप इन इंडिया एज अ ब्रांच, दे हैव टू वर्क इन इंडिया एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी. डिफरेंस क्या है, होली ओन्ड सब्सिडियरी होगा तो मतलब उसमें इंडियन ओनर एक होना जरूरी है, एंड व्हेन दे वर्क एज अ ब्रांच देन दे डोंट नीड एन इंडियन ओनर. तब वो एक फॉरेन एंटिटी जिसने अपनी एक यहाँ पे ब्रांच खोल ली वैसे काम कर सकते हैं. तो आरबीआई ने चेंज किया 2010 के बाद, मेजर चेंज. उन्होंने बोला अब से जो भी फॉरेन बैंक आएगा दे हैव टू वर्क इन इंडिया एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी एंड नॉट ओनली एज अ ब्रांच. उससे रेगुलेशन टाइट हो जाती है, ज़्यादा रेगुलेटरी ओवरसाइट ज़्यादा अच्छी होती है आरबीआई की. दैट इज वाई आरबीआई मेड दिस डिसीजन. क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है देर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. थोड़ा लॉजिकल भी है कि यार अगर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक्स के लिए है
आरआरबीज के लिए, सबके लिए है, तो फिर फॉरेन बैंक्स के लिए क्यों नहीं होगी, होनी ही चाहिए थी। और ऐसा डायरेक्टली लिखा भी गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये लेटेस्ट रूल्स हैं जो आरबीआई ने फॉरेन बैंक्स के पब्लिक किए हुए हैं। पुराने रूल्स जो हैं वो मत देखिएगा, वहां पे सब मेंशन नहीं है। लेटेस्ट रूल बड़े लंबे हैं, उनमें बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल फॉर अ होली ओन्ड सब्सिडरी। अब ऑल द फॉरेन बैंक्स हैव टू वर्क इन इंडिया एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी, इसलिए डब्ल्यूओएस यूज किया गया। शैल बी 500 करोड़, 500 करोड़ की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बना दी। अब डायरेक्टली ये मेंशन नहीं है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, बट इनडायरेक्टली मेंशनड है मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल। देयर माइट बी अ डिफरेंस, बट इवन देन, क्योंकि इस पूरे डॉक्यूमेंट में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट डायरेक्टली वर्ड यूज कहीं भी नहीं है, बट इवन देन हम लोग अज्यूम करते हैं, अगेन इंटरप्रिटेशंस होती हैं बहुत सारी, हम लोग अज्यूम करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं दैट दिस मींस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट विच इज 500 करोड़। तो ये वाली स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गई, और यूपीएससी ने सही बोला है कि ये स्टेटमेंट गलत है। दैट इज द आंसर गिवन बाय यूपीएससी। नीदर वन नॉर टू, बोथ आर इनकरेक्ट। बेसिकली बोथ आर नॉट करेक्ट, दैट मीन्स बोथ आर इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, यहां पे स्टूडेंट्स से ज्यादा टीचर्स को कंफ्यूजन है। मैं बता देता हूं एग्जैक्टली कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा। क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज विच मीन्स अगेन फॉरेन बैंक्स in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. ये उन्होंने उठा लिया डायरेक्टली, टीचर्स ने, सो कॉल्ड टीचर्स, उन्होंने उठा लिया और उन्होंने बोला अरे ये तो 2005 की जो रूल्स हैं उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। सबसे पहले तो उसमें मेंशन्ड है 50% ऑफ बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल रेसिडेंट्स। नाउ इंडियन नेशनल एंड इंडियन नेशनल रेसिडेंट दोनों में फर्क है, ठीक है ना। आप इंडियन नेशनल हो सकते हो बट यू माइट नॉट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू माइट बी अ नॉन रेसिडेंट इंडियन नेशनल एज वेल। तो इन्होंने बोला 50% इंडियन नेशनल नहीं, इंडियन नेशनल रेसिडेंट। ये 2005 की बात हो रही है। अब आ जाते हैं 2010 के बाद जो रूल्स आए थे उसमें क्या मेंशन्ड है। सबसे पहले तो इसमें मेंशन्ड है क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में कि 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। अब बोर्ड मेंबर्स और डायरेक्टर्स ये दो अलग अलग टर्म्स हैं और दोनों की मीनिंग भी अलग अलग हैं। अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे बोर्ड मेंबर्स हैं, लेट्स से 100 बोर्ड मेंबर्स हैं, उन 100 बोर्ड मेंबर्स में से 10, 12, 15, 20 वट एवर द रिक्वायरमेंट इज, वो डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये डायरेक्टर्स हैं 20 आउट ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल, बट द रिमेनिंग 80 आर बोर्ड मेंबर्स बट नॉट डायरेक्टर्स। तो बोर्ड मेंबर्स इज अ सुपरसेट, डायरेक्टर्स इज अ सबसेट। तो यहां पे जब क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलता है एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, दैट मींस डायरेक्टर्स प्लस दोज बोर्ड मेंबर्स हु आर नॉट डायरेक्टर्स, सबको लिया जा रहा है, 100 के 100 को लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस है और रेगुलेशन में, रूल्स में भी ये डिफरेंस क्लियरली दिखता है। रूल्स में क्या लिखा है, रूल्स में लिखा है 50% ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इंडियन नेशनल्स। सबसे पहले तो बोर्ड मेंबर्स नहीं लिखा है, डायरेक्टर्स लिखा है। एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स टू बी 50% of directors to be Indian nationals or non-resident Indians or PIO, persons of Indian origin. 1/3 of directors to be Indian national residents, ये भी क्लियरली मेंशन्ड है। तो दोनों में डिफरेंसेस बनाए हुए हैं कि इंडियन नेशनल रेसिडेंट कौन होगा या फिर वो अलग होगा फ्रॉम इंडियन नेशनल्स। ओके, 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो 50% हैं उसमें से 1/3 जो हैं, 50% मान लीजिए 50 हुए, 1/3 33 हुए, 33 आउट ऑफ टोटल बोर्ड। 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स, लेट्स से टोटल डायरेक्टर्स, सिंप्लीफाई कर देता हूं, बोर्ड मेंबर्स 100 थे, डायरेक्टर्स 20 थे। 20 डायरेक्टर्स थे, यहां लिखा है 50% ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब 50% ऑफ 20 मतलब 10 डायरेक्टर्स। और यहां पे लिखा है 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स 20 है, 1/3 हो गए 6.6, 7 मान लेते हैं। तो यहां पर 7 आउट ऑफ दीज 20 डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडियन नेशनल रेसिडेंट्स एंड 10 हैव टू बी इंडियन नेशनल्स। दे माइट नॉट बी रेसिडेंट्स बट दे हैव टू बी इंडियन नेशनल्स। ओके, ये क्लियरली मेंशन्ड है जो नोटिफिकेशन है, जो रूल्स हैं उसके अंदर। क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। बोर्ड मेंबर्स कितने थे, 100, तो ये बोल रहा है 50% ऑफ 100 मतलब 50 हैव टू बी इंडियन नेशनल्स, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। बोर्ड मेंबर्स को लेके क्या मेंशन्ड है वो मैं दिखा देता हूं। बोर्ड मेंबर्स को लेके ये मेंशन्ड है दैट एटलीस्ट 51% ऑफ बोर्ड मेंबर्स
have to be in line with what is given in section 10A of Banking Regulation Act. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ रूल्स हैं, उसमें बताया हुआ है कि बोर्ड मेंबर्स कौन हो सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, बट उन क्वालिफिकेशंस में उनका इंडियन होना, नॉन रेसिडेंट होना, रेसिडेंट होना, ये सब मेंशन नहीं है. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर, ये सब क्वालिफिकेशंस में मेंशन्ड है. ठीक है ना. वहां पे मेंशन्ड है एटलीस्ट 51%. पहले तो यहीं से कट हो गया क्योंकि ये 50% की बात कर रहा है. जो रूल्स हैं उसमें 51% लिखा है. एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मेंबर्स हैव टू बी क्वालिफाइड एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ठीक है ना. तो बोर्ड मेंबर्स की जहां बात होती है वहां पे 51% और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से कनेक्टेड है. इंडियन नेशनल, नॉन नेशनल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये सब नहीं मेंशन्ड है. पॉइंट नंबर डी में मेंशन्ड है नॉट लेस देन 50%, मतलब मिनिमम 50% ऑफ डायरेक्टर्स. अब डायरेक्टर्स 20 थे हमारे एग्जाम्पल में, तो उसका 50%, 100 का नहीं 20 का 50% शुड बी इंडियन नेशनल्स एंड 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडियन नेशनल रेसिडेंट्स इन इंडिया. ठीक है ना. तो अगर ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन रूल अगर हम देखें तो बहुत क्लियरली हमें दिख जाता है कि ये वाला भी इनकरेक्ट है. 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स कहीं पे मेंशन नहीं है. 51% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी क्वालिफाइड एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो मेंशन्ड है. और 50% ऑफ द डायरेक्टर्स मेंशन्ड है, बोर्ड मेंबर्स नहीं, डायरेक्टर्स. दोनों में फर्क है. ये लोगों को समझ नहीं आया, जिसकी वजह से दो गलतियां करी हैं लोगों ने. एक तो 2005 का रूल्स वाले उठा के उससे एक्सप्लेन कर रहे हैं. सेकेंडली 2005 के रूल्स में भी 50% ऑफ डायरेक्टर्स मेंशन्ड है, बोर्ड मेंबर्स नहीं मेंशन्ड है, वहां पे गलती कर रहे हैं. और इंडियन नेशनल्स की जगह इंडियन नेशनल रेसिडेंट्स मेंशन्ड है एज फार एज आई कैन रिमेंबर. तो यहां पर भी गलती कर रहे हैं. दैट इज वेयर आई थॉट कि यार लोग कुछ गलती कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करना या फिर क्लैरिफाई करना जरूरी है. तो प्लीज यूपीएससी को इतना बेवकूफ ना समझें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. जो भी आंसर होता है उसके पीछे कोई ना कोई तर्क हो सकता है जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो डिटेल में देखो. अदरवाइज उसके ट्रैप में मत फंसो कि सब कुछ गलत चल रहा है, मैं क्यों ही तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी करना बेकार है, आंसर ही गलत आ रहे हैं. ऐसा नहीं है. ओके, एक दो एरर्स हो सकते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैसिव एरर्स हो रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 49 करेक्ट है, जो दिया है आंसर वो करेक्ट है. फिर आ जाते हैं जो 3 क्वेश्चंस डिलीट किए हैं. लेट्स हेल्प ट्राई एंड डिस्कस कि ये डिलीट क्यों किए हैं, उसको क्लैरिटी होनी जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 20 वाज डिलीटेड. व्हाई वाज इट डिलीटेड? बिकॉज 2022 के अमेंडमेंट के बाद देयर इज नो वर्मिन कैटेगरी. एनी एनिमल अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एज अमेंडेड इन 2022 कैन बी डिक्लेयर्ड अ वर्मिन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वर्मिन की कैटेगरी है ही नहीं. यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी. इसकी जगह होना चाहिए था प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड क्लासिफाइड एज वर्मिन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये एक्चुअली में ये बोलना भी चाह रहा था, बट दे डिड नॉट राइट इट प्रॉपरली. तो ट्रांसलेशन या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन का एरर उन्होंने किया, जिसकी वजह से उन्होंने वो कैंसिल कर दिया. आई थिंक इट्स गुड दैट दे कैंसल्ड इट. ठीक है ना. बेटर क्या होता कि ये एरर नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट ने खाली यहाँ पे मार्क्स नहीं लूज किए, टाइम लूज किया. मार्क्स तो लूज नहीं किए बिकॉज 0-0 हो गया सब कुछ, बट टाइम लूज किया उसने. 2-3 मिनट 4 मिनट जो भी लगाए उसने, वो यहाँ पे टाइम उसका चला गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 52. अब इसमें बड़ी लड़ाई हो रही है. अगेन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बट बहुत कम लोग हैं जो समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन एलिमिनेट क्यों किया गया. यहां पर भी ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, सेंटेंस फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है. क्वेश्चन था सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, विच इज करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 2 था सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, विच इज इनकरेक्ट. इट कैन बी अ क्रेडिट लाइन बोथ इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया. तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है. आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. हाउएवर, जो यूपीएससी के पास पक्का क्वेरी आई होगी आफ्टर द एग्जामिनेशन, उसमें क्वेरी में मेंशन्ड होगा 100% कि भाई आपने ट्रांसलेशन गलत कर दिया है. यहां पर 52 क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 का जो ट्रांसलेशन है. अब इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट 1 का? कि अगर आप सिंडिकेटेड लेंडिंग करते हो, मतलब बहुत सारे बैंक्स एक साथ मिलके एक बोरोवर को लोन देते हैं, तो जो
लेंडर का रिस्क है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कौन फेस कर रहा है? लेंडर फेस कर रहा है जिसने लोन दिया है। उसका रिस्क स्प्रेड आउट हो जाता है, क्योंकि अगर लेट्स से मैं एक बैंक हूं, मैंने 100 करोड़ दिए, दूसरे बैंक ने 100 करोड़ दिए, तीसरे ने भी 100 करोड़ दिए, तो अब डिफॉल्ट होगा तो मेरा 100 करोड़ का होगा। दैट इज माई मैक्सिमम रिस्क। अगर मैं पूरा ही लोन देता तो 300 करोड़ होता, तो 300 करोड़ का मेरा लॉस हो सकता था। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट मेरा ज्यादा होता है एज अ बैंक, एज अ लेंडर। तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट स्प्रेड आउट हो जाता है डिफॉल्ट बोरो लेंडर का, बोरोवर की बात नहीं हो रही है, अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स आने की वजह से रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है लेंडर का वो स्प्रेड आउट हो जाता है, ये बोल रहा है। तो बेसिकली रिस्क कम हो रहा है हर एक लेंडर का। हिंदी में क्या लिखा है? सामूहिक उधार मतलब सिंडिकेटेड लेंडिंग बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता मतलब जिसने उधार दिया है, उधारकर्ता मतलब बोरोवर, और उधारदाता मतलब लेंडर। तो सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक या फिर डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। तो उधारकर्ता के डिफॉल्ट मतलब बोरोवर के डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ा नहीं रहा है, बोरोवर के डिफॉल्ट का रिस्क जो है वो स्प्रेड आउट कर रहा है। स्प्रेड आउट करना, बढ़ाना, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो यहां पर ये वाला सेंटेंस गलत हो जाता है, बट यहां पर ये सेंटेंस सही हो जाता है। तो जिसने हिंदी में लिखा है वो बोलेगा 1 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो मेरा आंसर हो गया, या फिर कुछ भी नहीं आया, वट। तो ये मिस्टेक ट्रांसलेशन की आइडेंटिफाई करी, इसीलिए उन्होंने डिलीट किया है इस क्वेश्चन को। तो प्लीज डोंट जंप टू कंक्लूजन जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऐसे ट्रांसलेशन रिस्क, ऐसे ट्रांसलेशन एरर्स नहीं होने चाहिए, बट हुए हैं। बट देर इज अ रीजन, अल्टीमेटली देर इज अ रीजन, वो रीजन फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई थिंक यूपीएससी कैन ऑल्सो डू इज व्हेन दे कैंसल इट आउट और वट एवर दे डू, वो रीजन नीचे दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इट विल बी ईजियर फॉर एवरीबडी, है ना, इंक्लूडिंग मेजोरिटी केसेस में स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 57 को भी डिलीट किया है, क्यों किया है? ये भी पक्का क्वेरी आई होगी कि भाई आपने क्वेश्चन में लिखा है विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, मतलब हमें अपने आप को लिमिट करना है विद रेस्पेक्ट टू व्हाट कॉर्नवालिस डिड व्हेन ही वाज इन इंडिया, व्हेन ही वाज द गवर्नर जनरल बिटवीन 1786 टू 1793। तो कॉर्नवालिस जब रेवेन्यू इंडिया में गवर्नर जनरल थे, उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के कुछ रूल्स बनाए, नए सिस्टम्स बनाए, उनकी बात हो रही है। जो दो स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ऑफ दैट पीरियड। ये 1820 में आया था रियोतवारी सेटलमेंट बाय थॉमस मुनरो, और परमानेंट सेटलमेंट जो था ये आया था कॉर्नवालिस के थ्रू बाय 1793। ठीक है ना। नाउ दिस इज, हो सकता है कुछ लोग बोले यार स्टूडेंट ने तो सही मार्क कर दिया तो देना चाहिए। भाई किसी स्टूडेंट ने गलत भी मार्क किया होगा यही सोच के कि यार क्वेश्चन में तो कॉर्नवालिस की बात हो रही है, लेकिन ये थॉमस मुनरो लेके आया था और ये कॉर्नवालिस नहीं लेके आया था, और ये कॉर्नवालिस के पीरियड का भी नहीं है। तो ये वाला तो एक्चुअली में इट डज नॉट लाई इन द सेट टाइम पीरियड ओनली, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है सबसे ऊपर कि हमें खाली कॉर्नवालिस का डिस्कशन करना है, हमें उसके बाहर नहीं जाना है। विद रेफरेंस टू क्लैरिफाई कर देता है दैट यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ टू कॉर्नवालिस, रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस। ये एक इंटरप्रिटेशन हो गया। आई एम नॉट सेइंग व्हाट आई एम सेइंग इज कंप्लीटली करेक्ट, ये एक इंटरप्रिटेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सीरियसली नहीं लिया होगा, या फिर गलत आंसर किया होगा ये सोच के कि यार ये तो कॉर्नवालिस की बात होनी चाहिए थी, नीचे उस पीरियड से बाहर की बात हो रही है। दैट इज वाई यूपीएससी डिलीटेड दिस क्वेश्चन कि यार हमने ये गलती करी है कि ऊपर हमने कॉर्नवालिस के पीरियड को स्पेसिफाई कर दिया और फिर ऑप्शन नंबर 1 में हम कॉर्नवालिस के पीरियड से बाहर जा रहे हैं। दैट इज वाई क्वेश्चन टेक्निकली गलत हो जाता है। दैट इज द स्पेसिफिक रीजन, दैट इज व्हाट आई थिंक इज द स्पेसिफिक रीजन कि इस क्वेश्चन को हटाया गया। एंड आई थिंक इट्स बेटर टू डिलीट इट देन टू गेट इनटू अ कंट्रोवर्सी if there is a mistake. Again, I'm repeating, they should try and not have these mistakes or minimize it to the extent possible. बट अगर मिस्टेक हो रही है तो बेटर है कि डिलीट किया जाए। गलत क्वेश्चन गलत आंसर दोगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर केस वेस भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर यूपीएससी ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, विच इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 2 तो करेक्ट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि उसमें लिखा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर lays down the annual financial statement which is the same as the budget. अब आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है दैट द प्रेसिडेंट lays down the annual financial statement, not anyone else. But
प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, प्रेसिडेंट तो नहीं लगाएगा, प्रेसिडेंट तो क्योंकि ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट है, वो तो नहीं बोलेगा आके, उसके बिहाफ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है, ही इज द वन और शी इज द वन हु लेज डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कुछ लोग बोल रहे हैं इंटरप्रिटेशन में कि यार एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शनल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर प्रेसिडेंट ने भी बोला है या प्रेसिडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 112, तो अल्टीमेटली फंक्शनल हेड प्राइम मिनिस्टर है, तो ये सही होना चाहिए। बट क्योंकि आर्टिकल 112 में स्पेशली प्रेसिडेंट मेंशन्ड है, प्राइम मिनिस्टर मेंशन नहीं है, तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो एग्जाम दे रहा है वो ट्राई करेगा इस तरह से एलिमिनेट करने का कि यार प्राइम मिनिस्टर इंटरप्रिटेटिवली होना चाहिए, बट क्योंकि आर्टिकल 112 में क्लियरली मेंशन्ड है प्रेसिडेंट, तो मेरे हिसाब से तो ये इनकरेक्ट होना चाहिए। सो दिस शुड बी इनकरेक्ट। जो यूपीएससी ने आंसर किए उसमें बोथ सही लगाए हैं। पॉलिटी एक्सपर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स शायद और डिटेल में बता पाएं, बट मुझे अभी के लिए ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन की वजह से गलत लगता है, ठीक है ना। सो दिस इज अ मिस्टेक, बट आई होप दैट देयर इज मोर टेक्निकलिटी बिहाइंड इट। हो सकता है डीडी बासु या किसी और बुक में और क्लियरली इसका इंटरप्रिटेशन मेंशन्ड हो, या किसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्लियरली मेंशन्ड हो। बट क्वेश्चन नंबर 49 मैंने आपको बता दिया कि क्यों वो सही है और क्यों जो डिस्कशन चल रहे हैं वो गलत है, ठीक है ना। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 2026 के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। डोंट बी टू वरीड अबाउट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हर साल होते हैं, 2-3 होते हैं, उनको लेके चलिए आप अपनी प्रिपरेशन में। इसलिए मार्जिन से 15-20 नंबर आपको ऊपर टारगेट करके चलना है, तभी आप सेफ जोन में रहोगे, अदरवाइज परेशान रहोगे, ठीक है ना। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप स्टडिंग हार्ड। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।